ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दिस इज डे 8 आर PT 365 डिस्कशन ऑफ इकोनॉमी। तो आज हम 8 चैप्टर से भी चालू कर रहे हैं विच इज़ माइनिंग एंड इंडस्ट्री। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक देखो विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक अभी तक जो हम लोगों ने PT पढ़ा, उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है, राइट, विच इज़ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, तो अभी ये जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के अंदर, सो दिस वाज पास इन 2023 और अब उसे जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी असेंट मिल चुका है। तो इसने अमेंड किया है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, राइट। और ये जो एक्ट है पिछले कुछ सालों में कई बार इसे अमेंड किया गया है, राइट। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने कई बार इसको अमेंड किया है, बैक इन 2015, देन इन 2016, देन इन 2020 एंड देन इन 2021 और सबसे लेटेस्ट अभी 2023 में अमेंड किया है, राइट। जो 2015 का जो अमेंडमेंट किया गया था उससे दो बॉडीज इसमें स्टैब्लिश करी गई थी विच वॉज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड नेक्स्ट वॉज नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। ठीक है, दोनों बॉडीज क्या काम करती हैं, किसी को आइडिया? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और ये जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, क्या काम करते हैं? नहीं आइडिया? नहीं हाँ, डीएमएफ जो माइनिंग की वजह से आसपास के विलेजेस में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, उन सब चीजों के लिए डीएमएफ विल वर्क टुवर्ड्स इट। राइट, करेक्ट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए जिस एरिया के अंदर जहाँ पे भी माइनिंग हो रही है, ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे माइनिंग हो रही होगी, तो वहाँ पे जो भी माइनिंग करने वाली कंपनी है उन्हें कुछ अमाउंट जो पैसा है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की तरफ देना पड़ेगा। इससे अगर कोई लेट्स से वहाँ के लोगों को बीमारी हो जाती है, राइट, या फिर एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाता है, तो उस पैसे से ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और ये अभी न्यूज़ में था ड्यूरिंग कोविड-19, जब पैंडमिक चालू हुआ था तो गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए अलाउ कर दिया था जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो इस फंड का इस्तेमाल कर सकते थे फॉर कोविड एड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए, राइट। दैट बीइंग सेड आगे चलते हैं। उसके बाद जो अमेंडमेंट हुए उसमें कुछ एक चीज़ें और ऐड हुई जो पता होनी चाहिए, जैसे एक हुआ रिमूविंग ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड मर्चेंट माइंस, राइट। तो कैप्टिव माइंस क्या होते हैं? ऐसी माइंस जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही, उससे जो भी मिनरल निकाला जा रहा है उसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है, राइट, और उसमें मेरे को लेट्स से कोल चाहिए पर कोल चाहिए हीटिंग पर्पस के लिए। तो मैं अगर यहाँ पे जाके माइनिंग करता हूँ तो आई वुड रिमेन कैप्टिव फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग कोल या माइनिंग कोल फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ओनली। ठीक है, सो मैं जो काम कर रहा हूँ उसके अलावा मैं कोल का कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं कोल को ओपन मार्केट में नहीं बेच सकता। तो दैट इज कॉल्ड कैप्टिव माइनिंग। और जो मर्चेंट माइंस है उनका काम बस इतना ही है कि केवल आप कोल निकालो, फिर जिस भी मर्जी को आप बेचना चाहो आप बेच सकते हो। ठीक है, तो ये जो डिस्टिंक्शन पहले था कि कौन सी माइन कैप्टिव माइन होगी कौन सी माइन मर्चेंट माइन होगी, ये अब खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने बोला आप बस माइनिंग करो, उसके बाद आप जानो और आपका काम जाने, आप जिसको बेचना चाहते हो आप उसको बेच दो। ठीक है, तो ये एक डिस्टिंक्शन था जो पहले था, और जो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट हुए एमएमडीआर एक्ट में उससे ये खत्म हो गया। इसके अलावा रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ मिनरल कंसेशन। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो भी मिनरल रिसोर्सेज निकलने के बाद उससे जो पैसा निकलता था उसका ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था वो भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, राइट। इसके अलावा इसमें कुछ एक डिस्टिंक्शन और मिलता है एमएमडीआर एक्ट के अंदर ही जो आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है मेजर मिनरल और एक होता है माइनर मिनरल। ये भी आई होप सभी ने पढ़ा ही होगा। मेजर मिनरल क्या होते हैं? ऐसे मिनरल जो कि लेते क्रिटिकल हैं कंट्री की ग्रोथ के लिए, जैसे आयरन हो गया, राइट। तो ये सब मेजर मिनरल्स हो जाएंगे। और ये मेजर मिनरल्स किसके परव्यू के अंडर आते हैं? तो ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, और माइनर मिनरल इसमें क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे कि सैंड, ठीक है, जो बजरी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नॉर्थ के अंदर, राइट, जिससे मकान वगैरह बनाए जाते हैं, हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो सैंड और भी बहुत सारे माइनर मिनरल हो सकते हैं। इस पर किसका परव्यू होता है? तो इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का परव्यू होता है। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं की फीचर क्या है अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर। ठीक है, क्या क्या नई चीज़ें लाई गई है इस नए अमेंडमेंट के थ्रू, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस
फॉर डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, तो याद रखना है दोनों कीवर्ड्स, डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स को उसके लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दे दिए गए हैं, राइट। तो क्रिटिकल मिनरल्स नाम से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई चीज़ की बात हो रही है, बट क्रिटिकल मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल जो कि इंडिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो नए लाइसेंसेस दिए गए हैं एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए, दे विल अंडरटेक रिकॉनेसेंस एंड प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस फॉर क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स। ठीक है, सो माइनिंग ऑपरेशन जब भी होता है तो उसमें दो स्टेजेस होती हैं। जो स्टेज वन होता है वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, स्टेज वन होता है प्रोस्पेक्टिंग, जहाँ पे आप जाके चेक करते हो कि क्या, अगर हम यहाँ पे खुदाई करते हैं, मतलब आप पहले सैम्पलिंग करते हो, आप देखोगे उस मिट्टी में मिनरल का कितना अमाउंट है, और उस अमाउंट से आप पता लगाओगे कि क्या यहाँ पे अगर माइनिंग की जाती है तो उससे एक सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। ठीक है, जैसे कैंडिडेट्स की प्रोस्पेक्टिंग होती है किसी भी इंटरव्यू से पहले, तो उसमें बस बेसिक चीज़ें जानी जाती है कैंडिडेट के बारे में कि ये जो है इस जॉब के लिए सही होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही मिनरल्स की प्रोस्पेक्टिंग में भी यही सेम चीज़ होता है। कुछ कंपनीज जाती हैं, एरिया को वेरीफाई करती हैं, उधर पे थोड़ी सी छोटी मोटी ड्रिलिंग करती हैं, और जिससे पता लगाती है कि यहाँ पे कितना मिनरल रिजर्व होगा, राइट। सो ये हो गया प्रोस्पेक्टिंग स्टेज। और फिर सेकेंड स्टेज होता है जहाँ पे एक्चुअल माइनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे अब उसमें से कमर्शियली हम लोग जो मिनरल्स है उनकी माइनिंग स्टार्ट करेंगे ताकि उसे मार्केट में बेचा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिंग रिकॉनेसेंस का मतलब यही है कि आप जाके चेक कर रहे हो फॉर क्रिटिकल एंड डीप सीटेड मिनरल्स। उसके बाद जब प्रोस्पेक्टिंग हो गई और उस प्रोस्पेक्टिंग के डेटा से हमें पता लग जाएगा कि उस एरिया में कितना मिनरल रिजर्व है या नहीं है, राइट। तो अगर है रिजर्व तो फिर आगे उसे माइनिंग के लिए दे दिया जाएगा। और माइनिंग कैसे होती है इंडिया में, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऑक्शन के थ्रू माइनिंग होती है। ठीक है, आपको माइनिंग के राइट्स खरीदने के लिए ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जो ज़्यादा ऑक्शन के अंदर बिड लगाएगा गवर्नमेंट उसको वो जो ब्लॉक है मिनरल्स का या रिजर्व है मिनरल्स का वो सेल कर देती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो द एक्सप्लोरेशन लाइसेंस विल बी ग्रांटेड थ्रू एन ऑक्शन फॉर स्पेसिफाइड मिनरल्स इन द 7th शेड्यूल ऑफ MMDR एक्ट। ठीक है, सो याद रखना है 7th शेड्यूल के अंडर ये एक्सप्लोरेशन का जो लाइसेंस है वो ग्रांट किया जाएगा थ्रू ऑक्शन, राइट। तो ये MMDR एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा द 7th शेड्यूल कंटेन्स 29 मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम बेरिंग, कॉपर बेरिंग, पोटाश एंड जिंक मिनरल्स। ठीक है, तो ये जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर ये ज़्यादातर जो क्रिटिकल मिनरल्स थे उसको गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आपको मिलेगा दिस विल बी इशूड फॉर ओनली 5 years। ठीक है, 5 सालों के लिए मिलेगा, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अप टू 2 years दैट कैन बी अप्लाइड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये अगेन एक कैच है कि यहाँ पे अगर आपको वापस से उसका जो टेन्योर है अपने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का वो बढ़वाना है, ठीक है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और मैक्सिमम कितने साल के लिए बढ़ सकता है, तो 2 साल के लिए बढ़ सकता है। तो टोटल ईयर्स कितना हो गया एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का मैक्सिमम, तो इट कुड बी ओनली फॉर 7 years। ठीक है, प्रोवाइडेड आपने 5 साल के बाद 2 साल का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लिया, और वो आपको देगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसके अलावा माइनिंग लीजेस, तो जैसे कोई कंपनी है जो एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है, उसके बाद जब उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया कि इस एरिया के अंदर एक्चुअली में मिनरल्स है कि नहीं है, और अगर मिनरल्स हैं तो गवर्नमेंट को बता देगी, और गवर्नमेंट को इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑक्शन करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब ऑक्शन करेगी तो उस ऑक्शन से जो भी माइनिंग फी निकलेगा वो शेयर कर सकती है विद दीज कंपनीज। ठीक है, द ब्लॉक्स एक्सप्लोर्ड बाय द लाइसेंसी वुड बी ऑक्शन फॉर माइनिंग लीज within the prescribed timeline which will fetch better revenue to the state government। और जो एक्सप्लोरेशन एजेंसी थी shall be entitled to a share in the auction premium। ठीक है, ऑक्शन के अंदर जो भी बिड वगैरह लगा उसमें उसका जो प्रीमियम बनेगा उसमें से कुछ हिस्सा उस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का भी होगा जिसने एक्चुअली एक्सप्लोरेशन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की फीचर क्या था इस एक्ट का, ओमिशन ऑफ 6 मिनरल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल्स। राइट, तो पहले एटॉमिक मिनरल्स की अगर एक्सप्लोरेशन करनी होती थी तो केवल गवर्नमेंट PSUs भी कर सकते थे। और वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, अगर 12 एटॉमिक मिनरल्स में से किसी भी मिनरल का आपको एक्सप्लोरेशन करना है तो आपको एक डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। गेस कर सकते हो कौन सा डिपार्टमेंट होगा।
एटॉमिक एनर्जी। करेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से परमिशन लेनी पड़ती थी, तभी आप एक्चुअली में कोई माइनिंग कर सकते हो ऐसे मिनरल्स की जो कि एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट में आते हैं, राइट। तो अब इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया हम ये जो 12 एटॉमिक मिनरल्स थे इसमें से 6 मिनरल्स को इसमें से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये 12 एटॉमिक मिनरल्स का जिक्र आपको कहाँ पे मिलता है? दिस इज गिवन इन द पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ MMDR एक्ट, ठीक है। तो रट लेना, ये सारे आपको पता होना चाहिए ये फर्स्ट शेड्यूल में कौन से पार्ट में ये वाला जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो आता है, बिकॉज काफ़ी हॉट टॉपिक है। और एटॉमिक मिनरल्स को बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना, ये अगेन एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से पार्ट बी में फर्स्ट शेड्यूल में ऑफ द MMDR एक्ट, वहाँ पे जो 12 एटॉमिक मिनरल्स थे उसमें से 6 को हटा लिया गया है। अब वो 6 कौन कौन से हैं यहाँ पे आप नाम देख सकते हो: बरेलियम, लिथियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटेलियम, जिरकोनियम, right? All these minerals have been removed from the part B of the first schedule of MMDR Act, ठीक है। अब इनको रिमूव क्यों किया गया? एक तो ये सारे जो मिनरल्स है काफ़ी क्रिटिकल हैं फॉर इंडियाज नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट, ठीक है। नेट जीरो मतलब हमारा जो कार्बन है उसका रिलीज हम लोग कम करेंगे, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आप बता सकते हो इंडिया का टारगेट क्या है नेट जीरो का? कब तक नेट जीरो बनना है इंडिया को? 2070। करेक्ट, 2017, ठीक है। इसके अलावा हम 70 2070 है, ओके। राइट। तो हमारे पंचामृत टारगेट्स में से एक है जिसमें हम लोगों ने ये भी बोला है। तो ओवरऑल नेट जीरो एमिशन की तरफ जाना है तो डेफिनेटली हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना पड़ेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है तो उसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर दैट रीज़न गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि चलो ठीक है, हम इनमें से कुछ जो मिनरल्स हैं जो कि क्रिटिकल रहेंगे फॉर नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट्स, तो उनको हम इस लिस्ट में से बाहर निकाल देते हैं। अब इससे क्या होगा? इस लिस्ट से जैसे ही इससे बाहर निकाला अब इस लिस्ट से जैसे ही इसको बाहर निकालेंगे हम लोग विल सी कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का एक जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा, राइट। और इससे क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग PSUs थे उनको सप्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है इन मिनरल्स का वो थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा हमारी कंट्री के लिए, राइट। तो ये था सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस एक्ट, राइट। अब देखते हैं थर्ड एस्पेक्ट which is empowering the central government to exclusively auction mineral concessions for critical minerals, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर आ गया है कि वो ऑक्शन कर सकता है मिनरल कंसेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई है कि वो ऑक्शन कर सकता है माइनिंग लीजेस एंड कंपोजिट लाइसेंसेस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स लिस्टेड इन पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ MMDR एक्ट, ठीक है। पार्ट डी याद रखना, ये अभी आगे बताऊंगा, अभी बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर्स न्यूज़ भी आया है पार्ट डी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे हो कंपोजिट लाइसेंस। तो कंपोजिट लाइसेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको बेसिकली जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस जो पहले अलग से लेना पड़ता था, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस जो हमें थोड़ी देर पहले देखा था विच इज़ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, प्लस जो माइनिंग लाइसेंस, दोनों एक साथ दिए जाते हैं, ठीक है। आप पहले क्या करोगे? आप पहले जाके उस जगह को एक्सप्लोर करोगे, वहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे कि वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। अगर आपको मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं तो आपको अलग से माइनिंग लीज लेने की ज़रूरत नहीं है या माइनिंग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कंपोजिट लाइसेंस के थ्रू वहाँ पे माइनिंग चालू कर सकते हो काम, ठीक है। तो याद रखना कंपोजिट लाइसेंस का मतलब प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लाइसेंस आपको एक साथ दे दिया गया। और किसके लिए दे रही है गवर्नमेंट ये? तो ये पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ MMDR एक्ट, मतलब इसमें कुछ मेटल्स होंगे पार्ट डी के अंदर जिनके लिए आपको ये कंपोजिट लाइसेंस एक्सक्लूसिवली जो है गवर्नमेंट दे सकती है, राइट। तो पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड्स क्रिटिकल मिनरल्स सच एज टंगस्टन, कैडमियम, मिनरल्स ऑफ रेयर अर्थ ग्रुप, फर्टिलाइजर्स मिनरल एंड मिनरल्स फ्रॉम मिनरल्स बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स, ठीक है। जो 6 एटॉमिक मिनरल्स अभी हम लोगों ने हटाए हैं, कहाँ से? पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ MMDR एक्ट, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हम लोगों ने यही पढ़ा था। वहाँ से जो 6 मिनरल्स को हटाया गया है उन्हें पार्ट बी से निकाल के
कौन से पार्ट में डाल दिया गया? पार्ट डी में डाल दिया गया। ठीक है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास these were basically let's say the atomic minerals। ये एटॉमिक मिनरल्स थे पार्ट बी में जो लिखे थे। अब वहाँ से हटा के 6 को हम लोगों ने डाल दिया कहाँ पे? हम लोगों ने डाल दिया पार्ट डी के अंदर ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ MMDR एक्ट। ठीक है, तो ये आइडिया आपको होना चाहिए ये कहाँ से कहाँ मूवमेंट हुआ है, राइट। दैट बीइंग सेड, अब आगे चलते हैं। तो इसमें रोल क्या रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का? देखो यूनियन गवर्नमेंट का तो आपको समझ में आ गया, सारा का सारा पावर कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट के पास ही है इस केस में। बट स्टेट गवर्नमेंट का भी पावर है इन द सेंस कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शन कर देगा उसके बाद जो माइनिंग लीसेस है और जो कंपोजिट लाइसेंस है, राइट, जिन्होंने भी ये लाइसेंस परचेज कर लिए हैं उनको एक्चुअल जो परमिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट ही ग्रांट करेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर लेट्स से उन्हें अपना ये जो लाइसेंस है इसका एक्सटेंशन करवाना है तो उसके लिए भी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। तो द ऑक्शन प्रीमियम एंड अदर स्टैट्यूटरी पेमेंट शेल कंटिन्यू टू बी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? तो याद रखना ऑक्शन कराने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसके बाद ग्राउंड पे जो जाके परमिशन है माइनिंग की एक्चुअल परमिशन वो स्टेट गवर्नमेंट्स देगी। ठीक है, इस पार्ट में कोई डाउट कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, अब रीसेंट एक करंट अफेयर्स आया है। हाँ बोलिए। क्रिटिकल मिनरल हर कंट्री के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हाँ ये अभी ना आगे आएगा, वहाँ पे देखेंगे अलग से पूरा क्रिटिकल हाँ, मिनरल्स का ही। रेयर अर्थ मिनरल सारे कंट्रीज के लिए सेम ही होते हैं ना? एक्चुअली रेयर अर्थ की भी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा ऐसा ही है, डिस्क्रीट सा टर्म है, बट चल रहा है कि लोगों को क्योंकि लगता है आपने क्या। जो आर्टिकल शेयर किया था ना ग्रुप में इंडियन हम्म, एक्सप्रेस का, हम्म। उसमें उन्होंने दिया था कि रेयर अर्थ मिनरल्स आर डिफाइंड इन द पीरियोडिक टेबल, पर क्रिटिकल मिनरल्स का ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, तो इसलिए हाँ पूछा मैंने। ये ना थोड़ा आगे वाला जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे ना उसमें कवर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अभी वही सेम ओके चीज़ ओके, वापस रिपीटेशन होगी तो इसलिए मैं नहीं कर रहा है ना। ठीक है ठीक है। राइट। अभी देखो 2 तारीख के आसपास, 2 मार्च के आसपास ना ये एक नया करंट अफेयर्स आया था जो आपको पता होना चाहिए। जो मैंने अभी जस्ट बात बताई ना उसी का ही एक एग्जिस्टेंस में आ गया कि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया रॉयल्टी रेट्स फॉर माइनिंग ऑफ 12 क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इंक्लूडिंग बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, वेनेडियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्शन किए हैं ब्लॉक्स फॉर 12 मिनरल्स फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और ये कहाँ पे थे? तो ये सेकेंड स्केड्यूल में थे, जहाँ पे सॉरी सेकेंड स्केड्यूल में इनके बारे में लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रॉयल्टी रेट्स डिफाइन कर सकती है फॉर माइनिंग ऑफ सर्टेन मिनरल्स। अब रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी मतलब वो पैसा है या वो पेमेंट है जो कि एक ओनर को दिया जाता है फॉर एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन राइट्स बाय अदर एंटिटीज। जैसे अगर इस केस में सारी की सारी जो माइंस है उसके ऊपर अल्टीमेट ओनरशिप किसका है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, राइट। तो अगर कोई प्राइवेट पार्टी आके वहाँ पे माइनिंग करती है तो उनको कुछ रॉयल्टी जो है गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहाँ पे जो ओनर का जो लैंड है या जो ओनर का जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको हार्नेस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये रॉयल्टी राइट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए थे। और MMDR एक्ट 2023 हैड लिस्टेड 24 क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इन द पार्ट डी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ MMDR एक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि MMDR एक्ट के अंदर हम लोगों ने जो पार्ट डी है उसके अंदर कुछ एटॉमिक मिनरल्स जो पहले पार्ट बी में थे उनको हटा के पार्ट डी में डाल दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें ऑलरेडी कुछ क्रिटिकल मिनरल्स भी थे। ठीक है, तो ये एक रीसेंट अपडेट है, तो इसी का ही कंटिन्यूएशन है जो पता होना चाहिए। आगे चलते हैं एंड आई थिंक जो पार्ट सर बोल रहे थे कि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर मिनरल्स क्या होता है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिलीज़ किया है पहला अपना रिपोर्ट ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। अब ये जो क्रिटिकल मिनरल है इसका एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट। मतलब हर कंट्री के हिसाब से क्रिटिकल मिनरल्स कुछ और हो सकते हैं। और क्रिटिकल मिनरल्स जनरली हम डिफाइन कैसे करते हैं? पहला उसका एक तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दूसरा उसका सप्लाई रिस्क, राइट। तो दोनों अगर फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं तो दिस लीड्स टू क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर लेट्स से आयरन बहुत अबंडेंट है, राइट।
और आयरन बहुत ज़्यादा चीप है लेट्स से इंडिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है जितने ज़्यादा सप्लाई होगा उतना ज़्यादा चीपर होगा, ठीक है। सो उस सेंस में इंडिया के लिए आयरन वुड नॉट बी अ क्रिटिकल मिनरल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एम्पल उसका सप्लाई है और रेट भी हमारे लिए ज़्यादा कोई खास नहीं है उसका। लेकिन ऐसे कोई मिनरल है लेट्स से फॉर एग्जांपल गोल्ड, ठीक है, तो उसका सप्लाई में भी रिस्क रहता है क्योंकि इंडिया में ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस नहीं होता, हम लार्जली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं और फिर उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं गोल्ड एक क्रिटिकल मिनरल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे मिनरल्स और भी आप सोच सकते हो जिसका अगर इंडिया के अंदर लेट्स से सप्लाई नहीं है या फिर हम लोग और कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है उसके लिए, तो ये सब चीज़ों के कारण उसे हम क्रिटिकल मिनरल डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, है ना, लिथियम आयन बैटरीज आती हैं, तो अभी क्या है इंडिया के अंदर कोई लिथियम रिजर्व नहीं है, हम लोग पूरा का पूरा चाइना और बाकी सब कंट्रीज पे डिपेंडेंट है फॉर इधर लिथियम बैटरीज या लिथियम एज अ मिनरल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि डिफाइन करेंगी कि कोई मिनरल क्रिटिकल मिनरल होगा कि नहीं होगा, राइट। तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। तो इन्होंने एक लिस्ट कॉम्प्राइज की है ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बेस्ड ऑन दीज टू पैरामीटर्स, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और सप्लाई रिस्क क्या है उसका, उसके बेस पे ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स है एंड 6 प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स है। तो द रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंक्लूड 15 लैंथेनाइट्स। लैंथेनाइट्स बेसिकली ग्रुप है जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है बेसिकली, जहाँ पे एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाता है। उस टेबल के अंदर हमारे पास ग्रुप्स होते हैं लैंथेनाइट्स, जहाँ पे एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 आ जाता है, ठीक है, प्लस कैंडिनियम एटॉमिक नंबर 21 एंड येट्रियम एटॉमिक नंबर 39, राइट। सो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है लैंथेनाइट क्या है और ये कैंडियम क्या है, येट्रियम क्या है, ये जनरली बस कुछ मेटल्स है विच कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो ये लिस्ट प्रिपेयर करिए, बस याद रखना 30 क्रिटिकल मिनरल्स है, बाकी अगर इतना डिटेल में नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना आई डोंट थिंक डीप में पूछेगा बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बाकी हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल वगैरह भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो नाम याद रख सकते हो, उतना ही सिग्निफिकेंट है, इससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्टेड आपसे कुछ, ठीक है। दैट बीइंग सेड, क्रिटिकल मिनरल्स की अभी ज़रूरत क्यों पड़ी है, बिकॉज आपको पता है हमारी वर्ल्ड जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, राइट। और इन इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने के लिए हमें कुछ ये मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, राइट। फॉर दैट रीज़न ये वाले जो मिनरल्स हैं दे हैव बिकम क्रिटिकल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंडिया, तो हमारे लिए मेजर इंपोर्टिंग सोर्स डिफरेंट मिनरल्स की अगर हम बात करें तो कोबाल्ट के लिए हमारे पास चाइना है, यूएस है, जापान है। फिर लिथियम की बात करें तो चाइल, रशिया, चाइना। निकल की बात करें तो स्वीडन एंड चाइना। ऐसे ही बहुत सारे और भी मिनरल्स हैं जिसके लिए हम लोग दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। सो हमारी ग्रोथ के लिए ये सारे मिनरल्स क्रिटिकल हो जाते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर नहीं है, और दूसरा हम दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर सप्लाई ऑफ दीज मिनरल्स। तो अगर लेट्स से हमारे रिश्ते कभी ख़राब हो जाते हैं उन कंट्रीज़ के साथ, तो डेफिनेटली हम ये हो सकता है कि हमें वो मिनरल्स ना मिले, है ना। तो इससे एक इंटरनेशनल रिलेशंस में या फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक नया चीज़ सामने आ रहा है, दैट इज़ वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, जैसे अभी क्या हुआ था, यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा था, तो उसके अंदर यूएस चाइना ने बेसिकली धमकी दी थी यूएस को कि अगर आप हमारा जो इंपोर्ट है उस पर ज़्यादा पैसा लगाओगे तो हम आपको ये जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है ये रोक देंगे, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। तो ऐसा आम ट्विस्ट कोई कंट्री ना कर सके, तो इसके लिए पहले ही कंट्री को अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है इसे स्ट्रेंथन करें, ठीक है, ताकि एडवर्स सिचुएशन में हमें ये दिक्कतें ना आए। इसके अलावा कोविड-19 में बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया को फेस करना पड़ा ये जो सप्लाई चेन का जो वेपनाइजेशन है, ठीक है, जहाँ पे चाइना में जब लॉकडाउन हो गया था तो बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड को नहीं मिली, राइट। सो सबको रियलाइज़ हुआ कि ये जो सप्लाई चेन है इसको रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स क्या क्या लिए हैं इंडिया ने टू इंश्योर कि जो क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई है ये कंसिस्टेंट बना रहे। पहला, इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, तो ये बिल्ड अप करता है ऑन द न्यू सप्लाई चेन्स, राइट। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, तो जितना भी सप्लाई चेन में इन्वेस्टमेंट करने का काम होगा दोनों कंट्रीज मिलकर करेंगी। इसके अलावा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एमएसपी, ठीक है,
तो इंडिया हैज़ जॉइंड द MSP विच इज़ US लेड कोलैबोरेशन। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। MSP के बारे में बार बार कई सवालों में देखा गया है कि ये डायरेक्टली स्टेटमेंट ही पूछ लिया आपसे, ठीक है। सो याद रखना, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप US लेड कोलैबोरेशन है। इंडिया ने भी इसमें ज्वाइन किया। टोटल 14 कंट्रीज़ हैं और एम क्या है, टू कैटलाइज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, ठीक है। तो पब्लिक भी है, मतलब गवर्नमेंट भी काम करेगी, और साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन कंट्रीज से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है इन इंश्योरिंग द कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ द या कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया का इनिशिएटिव है। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में इनका जो डिपेंडेंस है चाइना पे उसको ये कम कर सके, ठीक है, और आपस में एक रेजिलियंट सप्लाई चेन इंश्योर कर सके। क्लियर? तो ये कुछ स्टेप्स थे क्रिटिकल मिनरल्स को लेके जो हमें पता होने चाहिए, राइट। तो इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन है किसी को? सर ये जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ पे जो लिथियम रिजर्व्स मिले थे, उसके बाद इंडिया हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। राइट, बट अभी माइनिंग नहीं हुई ना, तो वो सिर्फ रिजर्व्स में बोलेंगे। हाँ अगर प्रोडक्शन के टर्म्स हाँ में बात करें तो आपको एक ट्रायंगल पता होना चाहिए, ABC ट्रायंगल, पता है किसी को? हाँ, अर्जेंटीना, चिली एंड बोलिविया या बेलार, ना बोलिविया ही बोलिविया होगा, ही है, बोलिविया ही है, बेलारूस होगा। करेक्ट करेक्ट। तो लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है? और ये साउथ अमेरिका के अंदर है, राइट। तो अगर प्रोडक्शन के टर्म्स में पूछा जाए तो ये इन्हीं कंट्रीज़ का नाम लेना है, और बाकी तो फिर आपको बताइए कि इंडिया में भी मिल गया है, ठीक है, बट उसकी माइनिंग होने में पता नहीं कितने सालों और लगेंगे, तो वो तो आगे की बात है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, है ना। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स सिर्फ नाम रेयर है, बट ये रेयर नहीं होते, मतलब इनका अबंडेंट सप्लाई है। और यूज़ क्या है, यूज़ इनका यही जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहे हैं उन सब में इसका मेजर यूसेज आता है। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा अबंडेंट रेयर अर्थ एलिमेंट के टर्म्स में अगर कोई कंट्री है तो कौन सा होगा वो सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रोडक्शन है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का? चाइना। करेक्ट, चाइना। चाइना के अंदर है, ठीक है। चाइना के पास ऑलमोस्ट अबाउ 80% रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के ऑफ दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इसलिए वो एक तरीके से थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन सभी के लिए बन गया है ना, क्योंकि चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, राइट। वहाँ पे रीज़न नहीं चलता, वहाँ पे तो जो सेठ जी बोलते हैं वही मानना पड़ता है सब लोगों को, ठीक है। तो इस सेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है वर्ल्ड के लिए, और इसीलिए सब लोग इंश्योर करें कि ये सप्लाई चेन जो है रेजिलिएंट बन जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखो, इसी में ही एक एडिशन, इसी पार्ट में ही एक और अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने, ऑफ शोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है। ऑफ शोर से आपको पता ही लग गया, मतलब इंडिया का जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसके बियॉन्ड, मतलब इंडिया का जो सी वाला जो पार्ट है उसके अंदर अगर कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो वो बेसिकली ऑफ शोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम उसको रेगुलेट करेंगे, ठीक है। सो इस एक्ट ने या इस अमेंडमेंट ने 2023 के अमेंडमेंट ने बेसिकली अमेंड किया ऑफ शोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002, ठीक है। तो हमारे पास 2002 में एक्ट था, उसको हम लोगों ने अमेंड किया है। इसके थ्रू इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर है, इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उन सब के अंदर अगर हमें कोई माइनिंग एक्टिविटी करनी है, ठीक है, मिनरल्स की, तो वो सब इसके थ्रू रेगुलेट होंगी, राइट। और जितना भी ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज का कंट्रोल है या उनका जो रेगुलेशन है वो यूनियन गवर्नमेंट करती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, चाहे कोई भी टेरिटोरियल हमारा जो टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड जो भी हमारा ज्यूरिडिक्शन है वो सारा का सारा यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं कि बेसिकली ये डिफरेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देख सकते हो इस इमेज में, यूल सी ये तो हमारा लैंड हो गया, ठीक है, लैंड हमारा इस पोर्शन तक ख़त्म हो जाता है,
राइट, लैंड बाउंड्री खत्म हो गई, इसके बाद समुद्र चालू हो गए, मरीन वाटर, इसके अंदर जो भी है वो इनलैंड वाटर्स में आ जाएगा, वो काम का नहीं है इस टॉपिक के लिए। यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, यहाँ पे टेरिटोरियल सी होता है, ठीक है, जहाँ पे एक्सक्लूसिव हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका राइट होता है। उसके बियॉन्ड आगे और 12 नॉटिकल माइल चलोगे तो आपको कॉन्टिग्यूस जोन मिलेगा। यहाँ पे जो राइट्स है थोड़े से कम होते जाते हैं, राइट, यूनियन गवर्नमेंट्स के जो राइट है वो थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, राइट। और फिर हमारा जो लैंड है उससे अगर 200 नॉटिकल माइल्स तक आप आगे जाओगे तो ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी यहाँ पे हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसके ऊपर केवल हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका ही राइट होगा। कोई और गवर्नमेंट या कोई और देश के लोग हैं वो यहाँ पे आके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सेंस कोई माइनिंग नहीं हो सकती यहाँ पे बिना इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के, या फिर यहाँ पे कोई लेट्स से कोई डीप फिशिंग हो गया या और कोई ऐसा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं हो सकता अनटिल अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो, राइट। तो ये याद रखना 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है, राइट। सो यहाँ तक हमारे पास राइट है कि हम यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को केटर करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली ये लॉ जो है वो बनाया है, राइट। तो ये बेसिक सा डिटेल था जो पता होना चाहिए। अब एक चीज़ याद रखना, ऑफशोर माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग मिनरल डिपॉजिट्स फ्रॉम डीप सी बेड एट अ डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर्स, ठीक है। इसको अगर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी से लिंक करोगे तो अगर हम मोर देन 200 मीटर्स पानी के नीचे चले जाते हैं तो कौन सा जोन चालू होता है, तो बता सकता है? इफ़ वी गो बियॉन्ड 200 मीटर्स ऑफ द वाटर तो उसके नीचे कौन सा जोन चालू होता है, आइडिया किसी को? फोर्टिक और एफोर्टिक वो है क्या? हाँ करेक्ट, एफोटिक जोन। एफोटिक जोन क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पे कभी सनलाइट नहीं आती है ना, जहाँ पे सनलाइट नहीं आती तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं, राइट। और यहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यहाँ पे बेंथिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं या बेंथोस रहते हैं। तो ये थोड़ा सा एडिशनल चीज़ हो गया, बट एनीवेज वापस टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली 200 मीटर से नीचे का जो काम है माइनिंग वगैरह का, चाहे आप कोई लेट्स से ऑयल रिग हो गया, ठीक है, ऑयल को एक्सप्लोर कर रहे हो या और कोई भी मिनरल आप अगर यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे आपने सुना होगा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में आपको बहुत टाइप के क्रिटिकल या रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल सकते हैं। ये बेसिकली नोड्यूल्स के फॉर्म के ऊपर डिपॉजिटेड मिलेंगे आपको, जो ओशन का जो सरफेस है उसके नीचे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब क्या क्या चेंजेस किए हैं हम लोगों ने इस ऑफशोर एरियाज मिनरल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो पहले आपको एक डिफरेंट लाइसेंस लेना पड़ता था एक्सप्लोरेशन के लिए और माइनिंग के लिए, अब आपको कंपोजिट लाइसेंस मिल जाएगा जिसके थ्रू आप एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन या माइनिंग दोनों कर सकते हो। नेक्स्ट वैलिडिटी की बात करें तो कंपोजिट लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर 50 ईयर्स, ठीक है। तो एक बहुत लंबे अवधि के लिए आपको ये राइट मिल चुका है। पहले अलग था, पहले 30 ईयर्स का मिलता था और उसको आप रिन्यू करा सकते थे 20 ईयर्स के लिए, लेकिन अब उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि नहीं, आपको जो है एक कंपोजिट लाइसेंस ही मिल जाएगा जो कि सीधा 50 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा, आपको बार बार गवर्नमेंट के आसपास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रोवाइड्स 2 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग राइट्स टू द प्राइवेट सेक्टर बाय कॉम्पिटेटिव बिडिंग विद प्रोडक्शन लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 तरीके से आपको ऑक्शन के थ्रू ये राइट्स ले सकते हो। नेक्स्ट अगर एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी की बात करें तो उसके पास पावर है टू ग्रांट कंपोजिट लाइसेंस और प्रोडक्शन लीज टू गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है दीज आर इंपॉर्टेंट। आगे अगर और प्रोविजंस की बात करें तो माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स भी अलाउड है, तो लेकिन केवल गवर्नमेंट कंपनीज को, ठीक है। तो याद रखना, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपोजिट लाइसेंस विल बी ग्रांटेड ओनली टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट PSUs फॉर माइनिंग ऑफ एटॉमिक मिनरल्स इन द ऑफशोर एरिया, ठीक है। इसके अलावा एक ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट भी बनाया जाएगा विच विल मैनेज फंड्स अंडर द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया दैट विल बी नॉन लैप्सेबल इन नेचर, ठीक है।
तो इससे क्या समझ में आ रहा है? नॉन लैप्सेबल का क्या मतलब होगा? एनी आइडिया? मार्च रश नहीं होगा उसमें। हाँ करेक्ट। ईयर एंड होने पे अगर लेट्स से आपने गवर्नमेंट का कोई पैसा जो है वो यूज नहीं किया है, ठीक है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने कोई वो पैसा यूज नहीं किया, तो वो पैसा वापस सेंट्रल गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास चला जाता है। लेकिन इस केस में वो पैसा नहीं जाएगा, वो पैसा जो ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट है उसमें ही पड़ा रहेगा, ठीक है। और इसे बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, जो कि इस ऑफशोर एरिया जो एक्ट है उसके अंदर डिफाइंड रहेगा, राइट। तो ये थी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द ऑफशोर एरियाज मिनरल अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब चलते हैं आगे। नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। तो अभी सर ये एक क्वेश्चन है कि वो हाँ, मिनरल जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है क्या सर, मिनरल माइनिंग? दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, स्टेट सॉरी माइनर और मेजर मिनरल्स होते हैं। तो जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और जो स्टेट मिनरल्स हैं सॉरी जो माइनर मिनरल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जैसे सैंड हो गया, ठीक है, जो बजरी होती है वहाँ पे पूरा रेगुलेशन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका होता है, ठीक है। और जो मेजर मिनरल्स रहेंगे उसमें पूरा का पूरा जुरिडिक्शन यूनियन गवर्नमेंट करेगा। क्लियर? ओके सर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट देखो, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल। याद रखना यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस ने लॉन्च किया था ये नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल, ठीक है। तो दिस हैज बीन क्रिएटेड अंडर द नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016, और दिस कम्स अंडर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इसको एस्टैब्लिश करने का। तो अब बात कर लेते हैं ये क्यों बनाया गया है। तो इससे हमें जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल, मिनरल एक्सप्लोरेशन डेटा सारा का सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा विद जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन। जियोस्पेशियल मतलब ये अर्थ का जो भी एक मैपिंग हम लोग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा जो भी डेटा है, जियोलॉजिकल डेटा सारा मिल जाएगा, राइट। अब बात करते हैं ये नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016 का क्या है। इट एम्स एट एक्सेलरेटिंग exploration activity in the country through enhanced participation of the private sector, ठीक है। तो अगेन हम लोगों ने कई बार बात किया कि गवर्नमेंट का जो अभी पॉलिसी चल रहा है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का वो प्रो बिजनेस पॉलिसी चल रहा है, तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पार्टिसिपेशन करे। तो ये तो एक थंब रूल रहेगा ही, जहाँ पे भी आपको चॉइस मिलता है कि अगर कोई क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भाई ये प्रो बिजनेस है या एंटी बिजनेस है, तो आप एक गेस मार सकते हो कि गवर्नमेंट ज़्यादातर स्टेप जो है प्रो बिजनेस ले रहे हैं। तो उसी डायरेक्शन में जो हमारी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है उसमें भी प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। अब ये फीचर की बात करते हैं तो उसमें क्लियरली बोला गया है कि ऑक्शनिंग ऑफ द आइडेंटिफाइड एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स फॉर एक्सप्लोरेशन बाय प्राइवेट सेक्टर ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस, ठीक है। तो जो भी एक्सप्लोरेशन किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, राइट, उससे जो भी रेवेन्यू निकलेगा उसे शेयर किया जाएगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, राइट। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट मैप्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री के डिफरेंट एरियाज से, ताकि हम जो डिफरेंट मिनरल्स है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह, इनके जो रिजर्व्स है उसके बारे में आगे जानकारी पास ऑन कर सके, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पे एक्चुअली प्रोस्पेक्टिंग या माइनिंग चालू कर सके, ठीक है। दैट बीइंग सेड, इसके बाद आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए विच इज़ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1851 अंडर द मिनिस्ट्री, मतलब अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, ठीक है। तो इतना ही है इसमें काम का, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी। इसमें कोई एडिशन या कोई डाउट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, इसके बारे में बहुत बार सुना ही होगा। अब तो ये काफ़ी पुराना चीज़ हो गया, पहले बड़ा इसको हम लोग पढ़ते थे, बट अब इतना सिग्निफिकेंट या ल्यूक्रेटिव नहीं रहा है बिकॉज बहुत सारे और नए एवेन्यूज़ खुल गए। पर एनीवेज पता होना चाहिए इसके बारे में। तो अभी न्यूज़ में इसलिए बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नोटिफाई किए SEZ रूल्स, ठीक है। तो SEZ में 5th अमेंडमेंट किया है, उसके रूल्स में 5th अमेंडमेंट किया बेसिकली, ठीक है। तो आपको पता है लॉ SEZ का जो लॉ है उसके अंदर रूल्स कौन बनाता है? IAS सेक्रेटरीज वगैरह वो रूल्स बनाते हैं, तो वो अपने मनमर्जी से रूल्स को चेंज कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे उन्हें पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये जो रूल्स चेंज किए गए, दीज हैव बीन चेंज अंडर सेक्शन 55 ऑफ SEZ एक्ट ऑफ 2005, ठीक है। तो इससे बेसिकली हुआ क्या है
इन रूल से उन्होंने डिमार्केट बेसिकली कर दिया है अ पोर्शन ऑफ बिल्डअप एरिया इन एन आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज SEZ एज नॉन प्रोसेसिंग एरिया, जिससे बेसिकली SEZ में क्या होता है, बेसिक आइडिया यही होता है कि हम एक फॉरेन लैंड की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसके अंदर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब जो भी चीज़ें अंदर बाहर होगी दे वुड बी कंसीडर्ड एज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो कस्टम्स कर रखे हैं गवर्नमेंट ने ताकि यहाँ पे चीपर सामान मिल जाए और फिर ये सीधा उसको एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो SEZ को एक फॉरेन लैंड की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन इंडिया में दिक्कत क्या हो गया, SEZ बनाए गए थे टू बेसिकली इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था, मेन तो आइडिया ही था। लेकिन यहाँ पे ITs जो है उन्होंने डोमिनेट कर लिया इसको। ठीक है, अब ITs को कायदे से देखा जाए तो ज़मीन की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो तो कहीं से भी बना सकते हैं, राइट। आजकल जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है वहाँ पे तो उन्हें ज़रूरत भी नहीं है कायदे से देखा जाए तो। लेकिन क्या कर रखे थे, इन SEZs के अंदर ये ITs कंपनी आके बैठ गए और इन IT कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए जो कि वो डोमेस्टिक मार्केट में ही बेच रहे थे। ठीक है, तो ऐसे में वो SEZ के जो नॉर्म्स थे उनका गलत फ़ायदा उठा रहे थे कि वो जो डोमेस्टिक चीज़ें को बेचने का काम कर रहे थे वो ऐसी जगह में SEZ के अंदर कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को निकालने के लिए या ये डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करने के लिए SEZ जो रूल्स है इनको चेंज किया गया और उनको क्लियरली बोल दिया गया कि अगर आपका कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो विच इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ठीक है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन प्रोसेसिंग एरिया। क्लियर, मतलब ऐसा काम अगर आप IT का लेट्स से पूरा ये बड़ा बिल्डिंग है, राइट, इसमें अगर लेट्स से इनके पास ये वाला रीजन है जहाँ पे ये केवल डोमेस्टिक काम कर रहे हैं या ऐसी कुछ सर्विसेज दे रहे हैं जो इस बाकी ऑफिस को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज नॉन प्रोसेसिंग एरिया। यहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज नॉन प्रोसेसिंग एरिया। यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है इसके ऊपर SEZ से जो फायदे आपको मिल रहे थे या कुछ कंसेशन आपको मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। क्लियर, तो इस बेसिक जो नियम है उसको लाने के लिए और ये जो आई कंपनीज इतने दिन मजे मारी थी SEZ में अपने ऑफिस खोल के, उस मजे को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं अब इतना नहीं चलेगा ये तुम्हारा मजाक और इसको हम रोक रहे हैं, राइट। सो ये चीज़ों को बेसिकली उस पर बेसिकली टैक्स लगाने के लिए या उनसे टैक्स वसूलने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, नॉन प्रोसेसिंग जो एरियाज होंगे उसके ऊपर नॉर्मल जो नियम कायदे लगते हैं वही लगेंगे, आप SEZ को जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो उस पर नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल भाषा में क्या था, ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बस SEZ के बारे में देख लो क्यों बनाए गए थे। दीज आर एरियाज स्पेसिफिकली डिलिनिएटेड ड्यूटी फ्री एनक्लेव डीम टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर ट्रेड ऑपरेशंस ड्यूटीज एंड टैरिफ। ठीक है, तो इंडिया की लैंड के ऊपर ही अपने बेसिकली फॉरेन टेरिटरी की तरह से हम लोग लॉज के अंदर या हमारे जो टैक्सेशन रिजीम है उसके अंदर फॉरेन टेरिटरी की तरह ही देखेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे कंसेशन मिलते हैं जैसे कि आपको कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ सके। तो मेन आइडिया यही था, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी बने, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्स, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, राइट। ये ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके साथ SEZ को बनाया गया था। अब SEZ में कौन कंपनी जो है वो खोल सकती है, तो कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई पब्लिक कंपनी है या कोई जॉइंट पार्टनरशिप है, मतलब पब्लिक प्राइवेट साथ में आके करें, या कोई स्टेट गवर्नमेंट या उसकी एजेंसी, कोई भी जो है SEZ इस्टेब्लिश कर सकता है, राइट। और इंडिया ने जो SEZ इस्टेब्लिश किए गए हैं वो बाकी कंट्रीज़ को देखकर शुरू किया इंडिया ने, जैसे चाइना हो गया, जॉर्डन हो गया, पोलैंड हो गया, तो इन कंट्रीज़ का देख इंडिया ने भी SEZ इस्टेब्लिश कर लिए थे। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहले से ही था लेकिन SEZ एज अ कॉन्सेप्ट ये काफ़ी लेट आया था। ठीक है, अराउंड 2005 जब ये एक्ट आया, राइट। सो यही था। अभी इंडिया में अगर बात करें तो 276 SEZ पॉपुलर है, पॉपुलर इन द सेंस के ऑपरेशन में है और भी बनने वाले हैं, बट जो पहले जितना इनका क्रेज़ था या जैसे इन्हें सोच के बनाया गया था कि इससे पता नहीं कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ जाएगी, वो नहीं हुआ। तो उसका रीज़न भी आपको पता है कि ज़्यादातर जो है इन एरियाज़ के अंदर IT इंडस्ट्रीज़ आके बैठ गई और मैन्युफैक्चरिंग वाले ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर लॉज।
अब इंसेंटिव्स देख लो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड गुड्स फॉर डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसीजेड, एग्जेम्पशन मिलता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ठीक है। और कोई अगर लेवाई से स्टेट गवर्नमेंट वगैरह लेती है तो उससे भी रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस है फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल्स, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी के अंदर तो अगर कोई सामान, कोई डोमेस्टिक सप्लायर एसईजेड के अंदर किसी कंपनी को कुछ सामान भेज रहा है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है और वो आईजीएसटी जो है 0 रेट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। आपको पता आईजीएसटी कब लगता है? जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई सामान भेजते हो तो तब आईजीएसटी लगता है। सिमिलरली अगर आपने बाहर से कोई सामान इंपोर्ट किया है तो उस पर भी आईजीएसटी लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेट नहीं था जिसने एक्चुअली वो सामान भेजा था, वो दूसरी कंट्री से आया था, तो इसलिए वहाँ पे आईजीएसटी लगता है। और इस केस में अगर आपने आईजीएसटी एसईजेड के ऊपर लगा रहे हो तो उसका जो रेट होगा वो 0 होगा। क्लियर? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है या कोई एडिशन है इस पार्ट में तो बोलिए एसईजेड में। अभी रिसेंटली न्यूज में आया था ना कि एसईजेड रिप्लेस होके देश बन गया है, TESH। क्या बन गया है? तो देश, DESH, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब एक्ट। बात तो चल रही थी यार, याद तो आ रहा मुझे। एग्जैक्टली क्या हुआ उसके ऊपर मेरे को याद नहीं है। पास हो गया कि इस पे तो बिल ही दिखा रहा है अभी। कंफर्म नहीं है, मेरे को लगता है हो गया है सर पास। देख देख के बताना है, बिकॉज अभी तक मेरे पास जो मिल रहा है उसमें तो बिल ही दिखा रहा है ये। एक बार उस पर देखो, पीआरएस पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई, इसके बारे में भी बहुत सुना होगा, राइट। तो बेसिकली इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए पीएलआई जो स्कीम्स थी लॉन्च किया गया था। दीज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2020। और पीएलआई जो है एक इंसेंटिव स्कीम है जो कि मैन्युफैक्चरर जो है उन्हें इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ाएं। या तो इससे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में इम्प्रूव होगी। क्लियर? तो इसमें होता क्या है पीएलआई के अंदर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट इज़ नॉट जस्ट सिंपल कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको कुछ इंसेंटिव करना है या उसके ऊपर आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। इसमें ये चीज़ याद रखना है, आपको जो इंसेंटिव मिलेंगे दे वुड ओनली बी फॉर इंक्रीमेंटल सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, से आपने इस साल 100 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए, तो अगर नेक्स्ट ईयर अगर आपने 110 मैन्युफैक्चर किए तो आपको इंसेंटिव केवल 10 के ऊपर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे 110 के ऊपर इंसेंटिव मिलेगा, केवल इंक्रीमेंटल जो सेल होगी प्रोडक्शन के ऊपर केवल उसी पे ही आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे जितना मैन्युफैक्चरिंग करोगे उतना इंसेंटिव मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर ही इंसेंटिव मिलेगा और इसके लिए गवर्नमेंट ने आउटले रखा है 1.97 लाख करोड़ का, ठीक है। अब आपसे एक सवाल हो सकता है कि क्या ये जो पीएलआई स्कीम है, क्या इसमें केवल प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं? यस या नो? पब्लिक PSUs भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, जॉइंट हो, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या फॉरेन कंपनीज अलाउड है इसमें? यस, अलाउड हाँ है। अलाउड है। इसके ऊपर करेक्ट, क्वेश्चन भी पूछा था ना यूपीएससी ने। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो ये फॉरेन कंपनीज भी अलाउड है। जैसे अगर एप्पल को हम बोलते हैं कि एप्पल तुम भैया यहाँ आ जाओ इंडिया में फ़ोन मैन्युफैक्चर करो और हम आपको पीएलआई के अंदर इंसेंटिव देंगे कि आप जितना इंक्रीमेंटल सेल करोगे, चाहे आप इंडिया में करो या इंडिया के बाहर करो, हमें उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ पे बस मैन्युफैक्चरिंग करो उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरेन कंपनीज को भी अलाउड है। और इसके अंदर ये डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर है, ठीक है। तो इसमें कोई सेंट्रल मिनिस्ट्री नहीं है, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसके हिसाब से जो भी मिनिस्ट्री उस एरिया को या सेक्टर को देख रहा होगा वही इसको पीएलआई को मैनेज करेगा उस सेक्टर में। जैसे मेडिकल डिवाइसेस हो गए, फिर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो गए, फार्मा ड्रग्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी हार्डवेयर हो गया, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स हो गए, स्पेशलिटी स्टील हो गया, वाइट गुड्स हो गए, फार्मा हो गया, ठीक है। फार्मा में एपीआईज पता है? एपीआईज क्या होते हैं फार्मा में?
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। करेक्ट। फुल फॉर्म बता दिया, मतलब भी बता दो। वही I think the main ingredient of the medicine or something like that. हाँ, मतलब जिस इंग्रेडिएंट से आप आगे जो पूरा का पूरा जो मेडिसिन है वो मैन्युफैक्चर करोगे, तो उसके लिए आपको इनिशियल स्टार्टिंग प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल चाहिए। दैट वुड बी द एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या की स्टार्टिंग मटेरियल बोलते हैं। ठीक है? इसके अलावा एडवांस केमिकल सेल बैटरी हो गया, ड्रोन्स हो गया, ड्रोन्स कंपोनेंट, तो इन सब के ऊपर अभी करंटली गवर्नमेंट जो है PLI दे रही है, और भी सेक्टर्स के ऊपर ये जो PLI है वो दी जा सकती है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। इसका कोई फिक्स स्टार्टिंग नहीं है, कोई फिक्स एंड नहीं है, बिकॉज डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जो टाइमलाइन है इस PLI स्कीम का थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। और ये सारे सेक्टर्स हैं, तो आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया होना चाहिए कौन कौन से सेक्टर में PLI दी जा रही है। कभी कभी सिंपली क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा कि कौन कौन सा सेक्टर है उसमें PLI दी जा रही है, तो आपको ऑप्शंस में ये सारे सेक्टर डाल देगा। यू शुड नो कि कहाँ कहाँ PLI दी जा रहा है। ठीक है, बाकी आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया PLI से क्या क्या उसमें बेसिक एम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करनी है इंडिया के अंदर, और केवल जो है ये इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर दिया जाएगा। और ये जो PLI स्कीम है दिस इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेस फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो जो पहले आएगा गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये ठीक है, जो प्रोमिस कर रही है फुलफिल कर देगा, तो उसको PLI देना चालू कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, इससे क्रॉनिक कैपिटलिज्म बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन कर नहीं रहे हो। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, आप अपनी मनपसंद कंपनीज को देना चालू कर दो PLI, है ना। ये थोड़े चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लमैटिक भी है इसके साथ। दैट बीइंग सेड, आगे चलते हैं। बेनिफिट्स क्या है PLI का? तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक एम है दैट वी वांट टू इंक्रीज आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू द 25% ऑफ GDP। ठीक है, हमारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर भी यही एम है, तो उसको फुलफिल करने में PLI स्कीम हेल्प कर सकता है हमारी। इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंडिया में, इंक्रीज इनोवेशन कर सकता है इंडिया के अंदर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा हेल्प कर सकता है हमें अचीव करने में सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी ये नंबर कोई काम का नहीं है, आई डोंट थिंक ये नंबर कहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती है। राइट, सो ये थोड़ा सा रफ आइडिया है इसके पीछे, इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट देखो PLI 2.0 फॉर IT हार्डवेयर। अगेन कोई काम का नहीं है, वही सेम जो कॉन्सेप्ट पहले बोला गया था वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि अब हार्डवेयर्स के लिए फिर से गवर्नमेंट जो है एक नया मॉडिफाइड वर्जन लाई है PLI स्कीम का। ठीक है, तो नंबर्स कोई काम के नहीं है, बिकॉज ये वाली चीज़ें सिर्फ एक टारगेट है, अचीव होगा कि नहीं होगा दैट हैज़ टू बी सीन। राइट, सो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलो नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हम इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है इसको स्ट्रेंथन करें। करंटली हम लोग सारा का सारा जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं या IC चिप्स जिन्हें बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स, के लिए डिपेंडेंट है ऑन फॉरेन इंपोर्ट। इंडिया में लार्जली हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमारी ऐसी है नहीं कि हम ये जो चिप्स हैं इनको मैन्युफैक्चर कर सकें। तो इसलिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि हम ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसको बढ़ाएं। तो अभी इसमें स्टेप क्या लिया है गवर्नमेंट ने? हम लोगों ने सेटअप किया है सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया अंडर द मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, फैब मतलब फैब्रिकेशन, तो हम सेमीकंडक्टर चिप्स की फैब्रिकेशन और जो डिस्प्ले फैब्रिकेशन है, जो फ़ोन के ऊपर डिस्प्ले आता है ना उसका फैब्रिकेशन, या LCD स्क्रीन का जो डिस्प्ले आता है, इन सब का जो फैब्रिकेशन है वो इंडिया में चालू कर दें अंडर द मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। तो अभी इन सब चीज़ों के लिए भी हम चाइना पे ही डिपेंडेंट है लार्जली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम क्या है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था इन 2021। इसका एम ये है कि हम सपोर्ट करें कंपनीज को या ग्रुप ऑफ कंपनीज को इन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, डिस्प्ले फैब्रिकेशन, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर डिज़ाइन। तो अभी इंडिया अगर इस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बात करें, तो इंडिया इज ओनली सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिज़ाइन। ठीक है, हम लोग डिज़ाइनिंग जो पार्ट है, क्योंकि वो सारा सॉफ्टवेयर पे होता है, उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं होती।
तो इंडिया इज सेल्फ रिलायंट इन सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, ठीक है। राइट, बाकी जो सेक्टर है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी चाहिए वो कुछ भी नहीं है हमारे पास, राइट। तो ये इस इकोसिस्टम में इतना आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ तो है हमारे पास। तो ये जो मॉडिफाइड सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है ये रन करेगा फॉर द 6 ईयर्स, और ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो था इनिशियली डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंडर, दैट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। तो ये तो हायरार्की आपको पता होनी चाहिए। अब बाकी मार्केट का क्या साइज़ है अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी एक इन्फॉर्मेशन आपके पास बस ये है कि इंडिया 2000 सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उनको एनुअली डिज़ाइन करता है हर साल, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग डिज़ाइनिंग में तो एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन नाउ वी वांट टू ट्रांजिशन इनटू मैन्युफैक्चरिंग, राइट। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। करंटली अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बात करें तो इंडिया इज़ डूइंग अ कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज AMTP, ATMP। आइडिया है किसी को ATMP क्या होता है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ये बेसिकली मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही है, बट यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कोई चिप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम बस इंडिया में बाहर से चिप्स के कंपोनेंट लेके आ रहे हैं, उसकी या तो हम असेंबली कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पार्ट्स जोड़ लिए, जैसे फ़ोन के साथ हम लोग यही कर रहे हैं, है ना। वीवो और ये ओप्पो वगैरह क्या कर रहे हैं, चाइना से पार्ट्स लेके आ रहे हैं, बस इंडिया में असेंबल कर रहे हैं। तो असेंबली हो गया, टेस्टिंग हो गया, की मार्किंग हो गई और उसकी पैकेजिंग हो गई, बस इतना ही काम कर रहे हैं इंडिया में, राइट। क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, प्लस इसमें बहुत कटिंग एज रिसर्च लगता है, राइट। फॉर दैट रीज़न हर कोई कंट्री से चालू नहीं कर सकता, और जिन कंट्री ने ऑलरेडी चालू कर रखा है वो वहाँ से उन्हें निकलने नहीं देना चाहते। जैसे अभी सुना ही होगा, एनवीडिया एक कंपनी है, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी हो, तो अभी इसके शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे, राइट। तो रीज़न ये था कि जो यूएस की कंपनी, यूएस का जो कांग्रेस है उन्होंने कुछ लॉज पास कर दिए जिसके थ्रू ये जो कंपनीज़ है ये चाइना में अपने प्लांट्स इस्टेब्लिश नहीं कर सकती, अपना जो जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो चाइना को मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं दे सकती, राइट। सो सेंस में जियोपॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रही है ये कंपनियाँ, और इसलिए इसका जो था अभी रिसेंटली रेट बहुत बढ़ गया था। आई थिंक वर्ल्ड की शायद टॉप 3 मार्केट कैप्स के हिसाब से ये कंपनी बन गई है। ये एक थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे चलो, अब ये जो मॉडिफाइड सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम है इसके अंदर डिफरेंट जो स्कीम्स चल रही हैं उनके बारे में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, अब हम सेमीकंडक्टर चिप्स जो है इंडिया में असेंबल करना चालू करें। इसके लिए रिसेंट भी एक अपडेट आया है कि इंडिया ने कुछ जगह जो है अलॉट की है, लैंड बैंक अलॉट किए हैं कुछ कंपनीज़ को, लेकिन बहुत लंबे समय से कंपनी जो है वो इंडिया में आने को कतरा रही हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो इशू है जियो पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। तो जिन कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है वो नहीं चाहती कि ये जो कंपनीज है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाएं, ठीक है। तो इनफैक्ट हमारा जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी सेमीकंडक्टर चिप। आज ये जो डिवाइसेस आप जिससे ये क्लास अटेंड कर पा रहे हो या ये हम सेशन कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू सेमीकंडक्टर्स। या फिर अगर आपको याद हो कुछ साल पहले जब कोविड-19 आया था तो गाड़ियों की जो सेल थी वो रुक गई थी क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं अवेलेबल थी। अब टाइम के साथ ये सेमीकंडक्टर की जो चिप्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, और ऐसे में वी कैन नॉट रिमेन डिपेंडेंट अपॉन सम या स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज फॉर दीज सेमीकंडक्टर चिप्स। इनफैक्ट आज डिफेंस के लिए भी अभी ये जो रशिया यूक्रेन के अंदर जो वॉर के अंदर जो ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब भी पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज सेमीकंडक्टर चिप्स ओनली, ठीक है। तो इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि हम खुद का एक फैब्रिकेशन यूनिट चालू करें। अब आपको इसमें बताना चाहिए इंडिया जो अब फैब्रिकेशन लगाने की भी जो सोच रहा है, ठीक है, जो यूनिट्स वो होंगे लेगेसी नैनो चिप्स, ठीक है। लेगेसी नैनो चिप्स मतलब अराउंड 100 नैनोमीटर्स के आसपास यहाँ पे जो चिप्स का जो नेटवर्क होगा ना उसका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर्स के आसपास होगा, ठीक है। लेकिन आजकल जो कटिंग एज
जो कटिंग एज फैब्रिकेशन या सेमीकंडक्टर चिप्स आ रही हैं उसमें अराउंड आप देखोगे ये जो साइज है दिस हैज़ बीन रिड्यूस टू अराउंड 1 to 4 नैनोमीटर। इनफैक्ट आजकल आप जो नए नए ओप्पो वीवो के जो फ़ोन आ रहे हैं ना उनमें जाके देखोगे उनमें 1 से 4 जो नैनोमीटर की जो चिप्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इतनी एडवांस लेवल पे पहुंच गए हैं। इंडिया उस लेवल पे एकदम से नहीं बाउंस कर सकता, हमें पहले लेगेसी नैनो चिप्स बनानी पड़ेंगी और ये जो है डिफेंस में काम आ जाएगी हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन जो क्रिटिकल जो डिपेंडेंस है वो डिफेंस पर्पस है। ठीक है, फ़ोन अगर नहीं यूज़ करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले डिफेंस जो है उसमें सेल्फ सफिशिएंट होना है, तो उसके लिए हम ये लेगेसी नैनो चिप्स से चालू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये जो कटिंग एज नैनो चिप्स है उसकी तरफ आएंगे। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा डिस्प्ले फैब्स हो गया, वो भी ये मॉडिफाइड सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर आता है। नेक्स्ट है मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स, जो कि सोलर सेल में वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर ATMP जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, राइट। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं या जो स्कीम्स है वो रन हो रही है अंडर दिस मॉडिफाइड सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसके अलावा डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है। तो जब भी नाम आ जाए डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम तो आपके दिमाग तुरंत मतलब उसमें स्पार्क होना चाहिए, मतलब चमकना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर चिप्स डिज़ाइन। ठीक है, बाकी सबके लिए तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव थी, बट जो सेमीकंडक्टर चिप्स है उसके लिए हम डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इंडिया का जो सेमीकंडक्टर सिनेरियो है उसके बारे में। तो प्रेजेंटली वर्ल्ड के अंदर जो सारा का सारा जो माइक्रोचिप्स है वो एक कंट्री से मिल रहा है विच इज़ ताइवान। ठीक है, वैसे तो ताइवान तो आपको इशू पता ही है उसका, बट ठीक है वो अलग टाइम पे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे याद रखना वर्ल्ड का 60% जो वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर्स है वो ताइवान सप्लाई करा है, और उसमें से 90% जो है जो सबसे एडवांस लेवल का जो सेमीकंडक्टर्स है वो भी अगेन ताइवान ही सप्लाई कर रहा है, राइट। और इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशंस जो था, जो अभी हम लोगों ने देखा, डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव, मॉडिफाइड जो हमारा सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है वो भी है। इसके अलावा कुछ पार्टनरशिप भी है, जैसे इंडिया US इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी डील। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम रन करिए सो एज टू इंश्योर कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स में सेल्फ रिलायंट बन जाए। क्लियर। कोई एडिशन या कोई डाउट किसी को इस पार्ट में? अभी टाटा का कुछ न्यूज़ थी, तो वो गुजरात में इसकी फैब्रिकेशन यूनिट लगाने वाले हैं। किसी ताइवान की ही कोई कंपनी है, आई थिंक नाम मुझे नहीं याद है, पर गुजरात में होगा। करेक्ट, सही बात है। वेदांत फॉक्सकॉन नाम की कोई कंपनी है क्या? नहीं, वेदांता और फॉक्सकॉन दो अलग अलग कंपनी है। फॉक्सकॉन जो आईफोन बनाता है वो है, वेदांता अपने यहाँ की इंडिया की एक बहुत बड़ी मिनरल कंपनी है। उनका प्लान चल रहा था लेकिन फिर वो डील जो थी वो फिजल आउट कर गया। तो दिक्कत यही हो रहा है कि लोग आ तो जा रहे हैं लेकिन फिर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, राइट। तो अभी देखना होगा ये टाटा वाला और ये वो ग्राउंड पे आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज बाय द टाइम ग्राउंड पे आएगा तब तक काफ़ी टाइम लगेगा इनको। तो अभी तो बस ये है कि MOU चलते रहते हैं इनके, आएगा तब पता लग जाएगा। बट यस ये तो है कि डेफिनेटली गुजरात के अंदर कुछ कर तो रहे हैं ये लोग, कर लें तो बढ़िया ही है। आगे चलो नेक्स्ट देखो, नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023। तो अभी ये ड्राफ्ट ही है, मतलब अभी ये पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा। अब फार्मेसी आपको पता है ये जो दवाइयाँ वगैरह जो होती हैं इनसे रिलेटेड जो एस्पेक्ट है इकोसिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लेके आ रही है। इससे पहले हमारे पास फार्मेसी एक्ट था 1948 का। कौन सी मिनिस्ट्री लेके आ रही है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेके आएगा, राइट। एम क्या है कि हम फार्मास्यूटिकल जो एजुकेशन है या फार्मा से रिलेटेड जितना भी इकोसिस्टम है, चाहे उसमें एजुकेशन है, चाहे उसके जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं, या कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, या वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंडर उनका कैसे काम होगा, या उसका ट्रांसपेरेंट असेसमेंट, तो उसके इकोसिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ये जो बिल है ये लाया जाएगा। ठीक है, अब जब लाया जाएगा तब देखेंगे, बट अभी के लिए बस इतना याद रख लो, थोड़ा सा फार्मेसी सेक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द exports
या द प्रोडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फार्मेसी या ड्रग्स, ठीक है। तो ड्रग्स के टर्म्स में या जो दवाइयाँ हैं उसके वॉल्यूम के टर्म्स में वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। और अगर वैल्यू के टर्म्स में बात करें तो ये नंबर भले ही शायद पुराना हो गया, बिकॉज आई थिंक दिस वॉज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मे बी शायद 2022 था, तो उसमें वैल्यू के टर्म्स में हम 13 नंबर पे आते थे, ठीक है। क्योंकि हमारी नंबर डिक्रीज क्यों हो जाता है, ऑल्दो हमारा वॉल्यूम हाई है लेकिन हमारा वैल्यू क्यों डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज हम ज़्यादातर जो ड्रग्स बनाते हैं वो जेनेरिक होती है, क्या जेनेरिक ड्रग्स बनाते हैं जो कि सस्ती होती है, इसलिए हम वैल्यू के टर्म्स में थोड़ा पीछे हो जाते हैं, बट वॉल्यूम के टर्म्स में मतलब क्वांटिटी के टर्म्स में हम थर्ड है। इसके अलावा ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें तो 60% जो वैक्सीन है इंडिया के अंदर बनती है। रीज़न आपको पता ही है, एक बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन थी और एक बहुत सक्सेसफुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से ही एक वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च कर रखा था, तो उसको केटर करने के लिए हम लोगों ने वैक्सीन प्रोडक्शन पे खासा ध्यान दिया था। तो हमारा ज़्यादातर प्रोडक्शन किस टाइप की ड्रग्स का होता है, जेनरिक मेडिसिन का होता है, वैक्सीन्स का होता है और बल्क ड्रग्स का हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड का जो 70% या जो WHO के 70% वैक्सीन है लाइक डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, DPT, बेसिलई, कैलमेट, ग्यूरिन वैक्सीन्स आर सोर्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये सारी वैक्सीन्स के भी मेजर सप्लायर हम हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है वो भी हम सप्लाई करते हैं। इसके अलावा बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक्स भी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बता सकते हैं बायोसिमिलर्स क्या होते हैं? व्हाट आर बायोसिमिलर्स? ठीक है, तो बायोसिमिलर्स बेसिकली क्या होते हैं? कोई भी मेडिसिन जो होती है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल क्रिएट किया जाता है जो कि लॉक एंड की तरह काम करते हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म पे, राइट। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हम एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, लेट्स से ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, तो ये क्या करेगा, ये लेट्स से कोई कीटाणु है उसके साथ बाइंड कर लेगा। ये जो वायरस है ये अब या ये सॉरी कोई बैक्टीरिया है, ये अब आगे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज इसको इस मॉलिक्यूल ने, इस स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल ने बाइंड कर दिया है, ठीक है। इसे लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं। एक दवाई आप ऐसी तैयार करते हो जो कि एक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो पैथोजन है उसके स्ट्रक्चर को ध्यान रख के बनाई जाती है, जो उस पैथोजन को फंसा लेती है अपने अंदर, ठीक है। तो ये लॉक एंड की मैकेनिज्म के थ्रू काम करती है। अब यही सेम चीज़ हम लोग वैसे तो केमिकल के थ्रू करते हैं, जब ये एलोपैथिक मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें केमिकल्स के थ्रू ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी इस टाइप के हम मॉलिक्यूल्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिविंग सेल्स का इस्तेमाल करके बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाओ टू क्योर अ डिजीज, तो उसे हम बायोसिमिलर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल सेल्स का इस्तेमाल करके आप कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल बना रहे हो जो कि दवाई की तरह इस्तेमाल होता है, उसे बायोसिमिलर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रेगुलेट करता है फार्मेसी इन इंडिया, चाहे फिर उसकी एजुकेशन हो गया, राइट, लोगों की ट्रेनिंग हो गई, उन सबको रेगुलेट करता है। इसके अलावा एक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट किया सेंट्रल काउंसिल, नेमली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI, राइट। और उसके अंडर फर्दर जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल रहेंगी जो कि रजिस्टर करेंगी फार्मासिस्ट को, ठीक है। अगर आप इंडिया के अंदर फार्मेसी कोई खोलना चाहते हो तो आपको पता है पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, B फार्मा वगैरह उसका लिए पढ़ना पड़ता है। जब आप वो कर लोगे तो फिर आपको स्टेट जो फार्मेसी काउंसिल है उससे लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। वो जो लाइसेंस आपको मिलेगा उसके बाद ही आप दवाई की दुकान इंडिया के अंदर खोल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं मुंह उठा के कोई भी जाएगा और दवाई की दुकान खोल देगा, इंडिया में वो चीज़ नहीं अलाउड है, राइट। तो कैसे परमिशन मिलेगी आपको? स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो एस्टैब्लिश एज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रोविजंस ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर बना है, ठीक है। और फार्मेसी एजुकेशन मतलब जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो कि फार्मेसी के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उन सब का जो रेगुलेशन है ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स है प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, इससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो भी अगेन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही बनाती है, ठीक है। तो ये सब एडिशनल डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी और कोई खास इसमें आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेशनल डिवाइस पॉलिसी। तो ये बेसिकली मेडिकल जो डिवाइसेस है उसके बारे में ये पॉलिसी बनाया गया है। करंटली अगर हम बात करें तो इंडिया जो है ग्लोबल लीडर नहीं है इस
डिवाइस के जो मार्केट है उसके अंदर। ऑल्दो इंडिया के अंदर ये जो मेडिकल डिवाइसेस है इसका मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट एशियन मेडिकल डिवाइस मार्केट। ठीक है, तो एक तो चीज़ ध्यान देना, एशियन मार्केट भी आप लोगों ने डाल दिया एक क्वालिफायर। तो सेंस में जापान, चाइना और साउथ कोरिया के बाद हम तीसरा लार्जेस्ट एशियन डिवाइस मेडिकल डिवाइस मार्केट है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग है या इंडियन कंपनीज का जो रोल है काफ़ी कम है। और यहाँ पे जितनी कंपनियां हैं उनमें भी ज़्यादातर जो शेयर है वो कुछ चुनिंदा कंपनीज के पास ही है, यानी कुछ हैंडफुल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज 70 to 80% सेल करती हैं। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है सारा का सारा मार्केट इन्होंने डोमिनेट कर रखा है। छोटे प्लेयर्स के पास यहाँ पे आने का कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होता है, इसे बोलते हैं एंट्री बैरियर। ठीक है, तो ये जब कंपनीज वगैरह के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पे एंट्री बैरियर या एक सेक्टर में एंट्री बैरियर होता है। तो एंट्री बैरियर क्या है यहाँ पे, एक तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, सालों की रिसर्च लगती है, तो हर कोई जो पर्सन है या कोई कंपनी इजीली इस सेक्टर के अंदर घुस नहीं सकती है। इसमें जो बड़े मजे हुए प्लेयर्स है जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, ठीक है, और बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है इस एरिया में, क्योंकि वो सालों से इस एरिया के अंदर है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है किसी नई कंपनी को आने ही नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए एक एंट्री बैरियर क्रिएट हुआ है जिसके कारण कोई नया प्लेयर आ नहीं पाता। अभी जो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी है इसके अंदर क्या क्या चीज़ों के बारे में बात किया गया। एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाएंगे ताकि जो कंपनीज हैं वो अपना जो भी प्रोडक्ट है इजीली लाइसेंस करवा सकें। एनहांस करेंगे रोल ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लाइक BIS। ठीक है, अगर इंडिया में कोई भी आपको प्रोडक्ट बेचना है तो वो इंडियन स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए, और वो इंडियन स्टैंडर्ड कौन बनाता है, वो BIS बनाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लेट्स कोई पंखा अगर बनाना है किसी को या पंखा बेचना है तो इट शुड कंप्लाई विद द इंडियन स्टैंडर्ड, और फिर वो BIS के पास जाएगा, BIS चेक करेगा उस सैंपल को, अगर वो पास हो जाता है तो फिर आप उसको बेच सकते हो इंडिया में, अदरवाइज नहीं बेच सकते। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम बनाएंगे लार्ज मेडिकल पार्क्स। लार्ज मेडिकल पार्क्स बनाने से क्या होता है, एग्लोमरेशन इफेक्ट होता है। एग्लोमरेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर बहुत सारी कंपनीज कंट्री या मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स एक साथ आ जाती हैं तो एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएंगे। राइट, इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे इन एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेटअप करेंगे प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट स्टार्टअप। इसके अलावा वेंचर कैपिटलिस्ट और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इसके थ्रू प्राइवेट फंडिंग या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेंगे इन डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री इन इंडिया। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट करेंगे, मतलब स्किल्ड रिसोर्सेज लेके आएंगे ताकि वो इस सेक्टर में काम कर सके। इसके अलावा डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाएंगे फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। राइट, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ एक देख लो, असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटीज स्कीम। तो ये बेसिकली एक स्कीम बनाया गया था ताकि हम जो मेडिकल डिवाइसेस के क्लस्टर्स हैं वो इंडिया के अक्रॉस बना सकें। इसमें दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो स्ट्रेंथन करना है मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे मल्टीपल जो फर्म्स है जो कि मेडिकल डिवाइसेस बनाती है एक साथ आके काम कर सके, और साथ में उन्हें टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी मिल जाए। ठीक है, तो असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटी स्कीम, इसके अंदर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाए जाएंगे और साथ साथ टेस्टिंग लेबोरेटरीज के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। राइट, अब इसको रन कौन कर रहा है स्कीम को, मिनिस्ट्री ऑफ या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल रन कर रहा है। और ये याद रखना, बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, उनको लगता है दवाइयों की बात हो रही तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगा, बट दिस इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंदर आता है। राइट, तो ये चीज़ याद रखना। अब इसके अंदर जो असिस्टेंस दी जा रही है कॉमन फैसिलिटी बनाने के लिए, यानी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसमें जो भी प्रोजेक्ट का जो 70% जो सपोर्ट है या कॉस्ट का जो जितना भी 70% कॉस्ट बनता है या फिर 20 करोड़ जो भी उनमें से कम होगा उतना पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उन्हें। लेकिन अगर कोई हिमालय या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर कोई मेडिकल डिवाइस के लिए कोई क्लस्टर बनाया जा रहा है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 20 करोड़ रुपीज पर क्लस्टर दे सकती है या फिर 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, दोनों में से जो भी लेस होगा वो सेम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी उस प्रोजेक्ट के लिए। और अगर टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए बात करें तो अगेन वही सेम चीज देखोगे, 70% ऑफ द अप्रूव्ड टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोजेक्ट कॉस्ट और 5 करोड़ विच एवर इज लेस। बाकी स्टेट्स में तो ये दिया जाएगा, बट अगर हिमालय और नॉर्थ ईस्ट है तो वहाँ पे 5 करोड़ पर क्लस्टर और 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी दोनों में से कम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखने में आसान इस सेंस में है
कि 70% और 20 करोड़ रहेगा, कोई भी कॉमन फैसिलिटी बनानी है उसके लिए, और 70% और 5 करोड़ रहेगा अगर किसी भी स्टेट के अंदर आपको टेस्टिंग फैसिलिटी बनानी है मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है इसमें। इस पार्ट में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, या कोई क्वेश्चन करने है किसी को? ऑलराइट, तो आई गेस फिर आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि बस 1 घंटा 20 मिनट हो गया। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो है कल से डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी के लिए एंड करते हैं, 9:30 बजे आपको सेशन मिलेगा सीसेट का। Can this PDF be shared? पीडीएफ ये तो वो है ना, क्या बोलते हैं, PD 365 है, दिस हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड इन द ग्रुप। और बाकी हाईलाइटेड जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे ना सारे, आई थिंक 2-3 क्लासेस और लगेंगे, उसके बाद मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, Okay, thank पॉलिटी इज ऑलरेडी बीन शेयर्ड। ठीक है, पॉलिटी का जो जो हाईलाइटेड है वो ऑलरेडी शेयर्ड है। इकोनॉमी का जब ये हो जाएगा तब शेयर कर दूंगा। ठीक है, और you. कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है भाइयों बहनों, अभी के लिए एंड करते हैं, फिर मिलते हैं 9:30 पे सी सेट के सेशन में। बाय बाय।